Hello everyone. We will start chapter number 5, Organizing, part 2. In a previous lecture of the organization chapter, we ended on the note of the organizational structure. So today we will start the further part and we will complete the organizing topic. So first of all, we start our first topic, that is a formal and informal organization, and as you are well aware of it, it is deleted by the CBSE notification. So it is excluded from your for this year, particular year. Next year as the situation will arise, ये include हो जाएगा, बट इस साल ये exclude किया गया है थ्रू CBSE. तो आप लोगों को इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिफरेंस बिटवीन और डिसएडवांटेजेस ये नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आपको नहीं पढ़ना है, ना ही केस लॉ पढ़ना है. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो सिलेबस में है, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. So I will explain it. What is a delegation of authority? So it is given in your book a definition, and I can say that the uh, known definition of the delegation of authority. It is a process entrusting responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibility and authority. Little complicated, but I will explain it in a well manner. डेलीगेशन वो प्रोसेस है जहां पे आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, यू ट्रस्ट समवन एल्स एंड यू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एज वेल एज यू गिव द अथॉरिटी टू डू समथिंग टास्क. ठीक है. अब एक इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं. वो छोटे से एग्जांपल से यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटेबिलिटी. जब भी एक टीचर क्लास में होता है तो टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है उस क्लास के लिए. ठीक है. बट जब भी वो मूव करके जाता है कहीं पे, टीचर के पास पूरा अथॉरिटी उस क्लास को मतलब बोल सकते हैं हम उस क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए. अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लास के डिसीजन मेंटेन करने के लिए, वो डिसीजन मेंटेन करता है, वो टीचर ही उस क्लास को पूरा मॉनिटर करता है, राइट. बट जब टीचर क्लास में नहीं होता, एज यू अवेयर ऑफ द 11 सिनेरियो, जब मैं क्लास में नहीं होता था तो आई गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मॉनिटर और समवन एल्स to look at the class and the discipline should be maintained in the class till I will come. So मैंने क्या किया है इस सिचुएशन में, मैंने किसी मॉनिटर को या एक स्पेशल पर्सन को या हेड बॉय को, हेड गर्ल को, जो भी है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आपको ये क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डेकोरम मेंटेन करके रखना है. ठीक है. ये मैंने डेलीगेट किया है मेरी अथॉरिटी को, सॉरी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया है अभी. अब अगर मैंने बस उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, मैंने कुछ अथॉरिटी नहीं दिया, तो वो क्लास को डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएगी, वो डेकोरम मेंटेन नहीं कर पाएगा या कर पाएगी. क्यों? क्योंकि उसको कुछ पावर होने चाहिए वो डेकोरम को मेंटेन करने के लिए. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर कोई भी इस डेकोरम को खराब करने की कोशिश करता है या फिर इस डिसिप्लिन को अनडिसिप्लिन में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है, तो आप उसके बारे में मुझे बताओ. पहला अथॉरिटी. सेकंड अथॉरिटी है आप उसको क्लास से बाहर कर सकते हो. थर्ड अथॉरिटी है यू जस्ट पुट द नेम ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन द बोर्ड, ताकि मुझे पता चले कि भैया इसने कुछ गलती किया है. या फिर यू कैन गो टू डायरेक्टली योर क्लास टीचर और प्रिंसिपल सिस्टर. So what I created the authority to take the responsibility. So एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो उसको साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो उसको साथ में अथॉरिटी देना उतना ही जरूरी है. अदरवाइज वो ठाकुर हो जाएगा, बिना हाथ वाला इंसान हो जाएगा. उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने बहुत सारा दे दिया है पर अथॉरिटी उसके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या काम करेगा. तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए और दूसरा इक्वल होने चाहिए. जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना अथॉरिटी. अब एक चीज और है, इसके थोड़े से मैं एग्जांपल्स देके आपको समझा देता हूं. अगर मैं उनको अथॉरिटी कम दूंगा या ज्यादा दूंगा तो क्या नुकसान है. मैंने क्यों बोला कि इक्वल होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने दे दिया आप लोगों को, अब मैं अथॉरिटी में आपको ये दे दूंगा कि आपको पावर है. अगर आपको किसी को भी इस स्कूल से बाहर निकालना है, अगर कोई बोलता है अनडिसिप्लिन करता है, तो आप बाहर निकाल सकते हो. ये मैंने आपको अथॉरिटी दी है सीधा सीधा, क्या आप उसको बाहर निकाल सकते हो, स्कूल से बाहर निकाल सकते हो, नाम कटवा सकते हो. बहुत एक्सेस अथॉरिटी है, आप खुन्नस निकाल लोगे किसी के ऊपर, राइट. तो ये एक्सेस अथॉरिटी भी यहां काम नहीं करेगा. एक्सेस अथॉरिटी लीड्स टू दी
अनडिसिप्लिन, ठीक है। तो एक्सेस अथॉरिटी यहाँ काम नहीं करेगा। लैक ऑफ अथॉरिटी, मैंने आपको अथॉरिटी दिया ही नहीं है, बहुत कम अथॉरिटी दिया। भैया कोई बोले, अगर कोई बात करता है ये करता है तो कुछ भी मत करना, उसको एक बार बोल देना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा हो तो बोल लेना। ये क्या किया है मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा दिया, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्लास टू मेंटेन द डेकोरम, बट आई एम नॉट गिविंग यू द फुल अथॉरिटी टू मेंटेन द डेकोरम। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी शुड बी इन इक्वल मैनर। यहां पे बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की। बट what about the accountability? Accountability means what? Accountability means the end result. End result what it means? It means कि अगर in case I give you the responsibility, आपको उसके लिए authority भी दे दी है, मैं क्लास में आता हूँ, मैं देखूंगा क्लास में डेकोरम मेंटेन है, आपने बहुत अच्छा वर्क किया, मैं क्लास में आता हूँ, डेकोरम नहीं मेंटेन है, आपने वर्क अच्छे से नहीं किया, although I give you the responsibility and authority. But if the principal sister came एंड वहां पे क्लास में डेकोरम मेंटेन नहीं हो रहा है, तो प्रिंसिपल सिस्टर किसको अकाउंटेबिलिटी ठहराएगी? अकाउंटेबिलिटी इज माइन। एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा कि उस क्लास को में डेकोरम मेंटेन होना चाहिए था। प्रिंसिपल सिस्टर यहाँ आके ये नहीं बोलेगी कि नहीं यार हु इज द मॉनिटर, किसको अथॉरिटी दिया गया था क्लास का डेकोरम मेंटेन करने के लिए। आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो डेलीगेट करता है, वो डेलीगेट जो अथॉरिटी कर रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, उस जो पर्सन डेलीगेट कर रहा है उसका होल अकाउंटेबिलिटी होता है। इट मींस आप लोग समझ रहे हो, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। जिम्मेदारी तो मेरी है क्लास में डेकोरम मेंटेन करने की, ऑल्दो आई डेलीगेट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, ऑल्सो आई डेलीगेट सम अथॉरिटी टू यू, बट अकाउंटेबिलिटी विल बी ऑलवेज बी माइन कि क्लास में डेकोरम मेंटेन होना है। तो आप समझ पा रहे हो तीनों में क्या डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो अब समझ में आया थोड़ा सा। इसका थियरी एक बार रीड आउट कर लेना, आपको थियरी बहुत इजी लगे। एक प्रिंसिपल यहाँ पे है जो मैंने अभी आपको लास्ट लाइन में समझाया, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या? आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन द सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल। मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी तो दे दिया, अगर क्लास में इनडिसिप्लिन होता है तो आप जिम्मेदार होंगे, बट मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूंगा, मैं भी उतना ही अकाउंटेबल हूंगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इसका एग्जांपल और ये पढ़ना एक बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारा एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन का, ठीक है, या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन का। तो एलिमेंट या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बहुत इजी है। तीन पार्ट हैं इसके, तीन पार्ट मैंने आपको ऑल दो समझा दिए हैं, बट वापिस से हम लोग एक बार बुक का लैंग्वेज समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जल्दी से हम लोग सबसे फर्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो आपसे पूछता है द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, तो भी आपको यही लिखना है। प्रोसेस कहां से शुरू होती है? आई गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आई गिव यू द अथॉरिटी इज इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज now the accountability we create by yourself also, and also I am the equal accountable for that particular task. तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा और ऑल्सो इट इज एन एलिमेंट। तो सबसे पहले देखो, बुक में बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वर्क असाइन टू द इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉइज एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। The process of delegation begins when the manager passes on some of his responsibility to the subordinates, which means responsibility can be delegated. एक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऐड करना, मतलब हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला चीज, सबसे पहले ये क्या है? ये कोई फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है, जो किसी एम्प्लॉइज को दी जाती है कोई पर्टिकुलर जॉब करने के लिए। दूसरा चीज, इसके साथ में ये जो है ये डेलीगेशन का सबसे पहला स्टेज है। और तीसरा चीज, ये हमेशा सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देगा। सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा कि ये सर ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी मैं हमेशा आपको दूंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हिंदी में इन वर्ड्स को समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी इज द जवाबदेही, जवाबदारी जिसको बोला जाता है। You are accountable for this work, also I am the accountable for this work, but it is your responsibility. तो जिम्मेदारी मैं आपको दूंगा, बट जवाबदेह आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा। समझना इसको थोड़ा चीज को, है ना। आई थिंक यू विल गेट दैट पॉइंट व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। फीचर्स एक बार आप लोग पढ़ लेना, फीचर्स बहुत इजी है। मैं अथॉरिटी पे आ जाता हूँ। अथॉरिटी व्हाट मींस व्हाट?
ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। मैंने अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो मैं साथ में क्या दूंगा, ऑथोरिटी भी दूंगा। व्हाई? टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी एम्प्लॉइज नीड टू हैव सम ऑथोरिटी, सो व्हेन द मैनेजर्स आर passing their responsibility to the subordinates, they also pass some authority to the subordinates. The delegating authority is the second step of organizing process. While sharing the authority, managers keep in the mind that authority matching the responsibility should only be delegated. They shall not pass all the authority to the subordinate. पूरी authority नहीं देना है, कम भी authority नहीं देना है। तो लास्ट में फीचर्स के नीचे देखो आपको एक हाईलाइट पॉइंट दिखेगा और ये हाईलाइट करके आना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ऑथोरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हो उसके इक्विवेलेंट आपको ऑथोरिटी देना है। लास्ट पॉइंट जो है अकाउंटेबिलिटी, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है पर एक बार मैं समझा देता हूं। टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर रिस्पांसिबिलिटी इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर, द अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड। जवाबदेही वहां पे बनाई जाएगी, अगर कुछ होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल है। अकाउंटेबिलिटी मींस सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। ठीक है, नहीं अगर टास्क कंप्लीट हुआ तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर द अकाउंटेबल पर्सन। Creating accountability in the third and a final stage or the delegation. The accountability cannot be passed or delegated. Accountability pass और delegate नहीं हो सकती। अब एक चीज को समझना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डेलीगेट नहीं किया जा सकता? तो क्या डेलीगेट नहीं की जा सकती? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। कितना भी कोशिश कर लो उसके लिए, अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ उसके लिए सीनियर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, सीनियर ही अकाउंटेबल होगा। सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको दे दी, ऑथोरिटी मैंने आपको दे दी, आपने वर्क किया, बहुत अच्छी बात है। आपने वर्क नहीं किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो सकते हो, अकाउंटेबल हमेशा सीनियर होगा। तो अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। अगेन आई एम सेइंग अकाउंटेबिलिटी नेवर बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेता है तो यहीं पे क्लियर कर लेना। द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड, इट कैन ओनली बी शेयर्ड विद द सबऑर्डिनेट। पास नहीं हो सकती, शेयर हो सकती है। मैंने बोला आपको अकाउंटेबिलिटी को शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ में, आप भी होंगे मैं भी होऊंगा, बराबर बात है, पर मैं डेलीगेट नहीं कर सकता आपको, मैं डेलीगेट नहीं कर सकता अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, देन it can only be shared with subordinate, which means even after the delegation responsibility and authority, the manager will be accountable for non completion of the task। इसको हाईलाइट करना और इसको लिख के आना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी में। अब दोनों में जो डिफरेंस है और फीचर जो है अकाउंटेबिलिटी के और ये कंपैरेटिव स्टडीज जो है, ये आपको रीड आउट करना है बहुत अच्छे से और समझना है इसको, और नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स आई होप आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। आफ्टर द दिवाली विल चेक योर फेयर कॉपी। देन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, अच्छा हम लोग पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन यहाँ पे समझने वाली बात है, तो इंपॉर्टेंस बहुत इजी है। पहला चीज, अगर डेलीगेशन रहेगा मतलब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो और साथ में उसके साथ में अपनी अकाउंटेबिलिटी शेयर कर रहे हो, तो मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है, क्योंकि सारा बर्डन आपके ऊपर नहीं आता, आप कुछ बर्डन को पास करते जा रहे हो। इंप्लॉइज का डेवलपमेंट होता है, क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी आपके पास, उसको पता होना चाहिए कि अथॉरिटी को मैनेज कैसे करते हैं। उसको कुछ जिम्मेदारी देने के बाद में बोलते हैं ना, जिम्मेदारियां जो है वो विश्वसनीयता बढ़ाती हैं, ट्रस्ट को इंक्रीज करती है। तो जब भी आप किसी एम्प्लॉय को डेलीगेशन करते हो तो उसको अपॉर्चुनिटी देते हो कुछ ना कुछ वर्क करने की, उसकी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट मोटिवेशन मिलता है उसको, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ यार मुझे मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। ठीक है, व्हेन यू बिकम अ हेड बॉय और हेड गर्ल तो आपको लगता है कि स्कूल का मैं हेड बॉय हूँ, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, ऑथोरिटी दी हुई है, तो आप मोटिवेट होते हो किसी चीज के लिए। तो दैट इज द सेम एज द डेलीगेशन। देन फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, बट ऑब्वियसली अगर आप काम को बांट दोगे तो काम इजीली होगा, बहुत अच्छे मैनर में होगा। द डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन आता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्रिएट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की। मैनेजमेंट हियरार्की यहाँ पे पता चलती है, क्योंकि डेलीगेशन मैंने आपको बोला है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे होता है। ठीक है, मतलब टॉप लेवल से मिडिल और मिडिल से लोअर। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू द लोअर। तो यहाँ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को डिवाइड कर दिया है एम्प्लॉइज में, आंसरेबल बना दिया है उनको, नहीं टास्क कंप्लीट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। उसको पता है क्या कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, आई हैव टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम,
तो यहाँ पे सबसे पहला चीज तो होगा कि टास्क कंप्लीट होगा टाइम पे, दूसरा डुप्लीकेशन नहीं होगा, मतलब एक ही बंदे को आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोगे। चार बंदों को अगर मैं मॉनिटर खड़ा कर दूंगा क्लास में तो चारों ही अपने आप में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। बट अगर मैं बोलता हूँ कि यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, यू आर द मॉनिटर आउटसाइड द क्लास, यू आर द मॉनिटर इन गर्ल्स, यू आर द मॉनिटर इन बॉयज, क्या कर रहा हूं मैं बांटता जा रहा हूं मेरा डेलीगेशन पावर को, वहां पे कहीं कहीं सिंक्रोनाइज कर रहा हूं एफर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस द वर्कलोड, और वर्कलोड, बट ऑब्वियसली मैं क्लास में हूं नहीं हूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा मेरा क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैंने कहीं डेलीगेट कर दिया है, एंड यू बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसके जो कीवर्ड्स है उसको याद रखना, केस स्टडी एक बार रीड आउट करना, सारी केस स्टडी एक बार रीड आउट करना, केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। नेक्स्ट, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक लाइन में अगर बोलूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर ऑन अ फ्यू हैंड, ऑन अ सिंगल हैंड, दैट इज अ टॉप लेवल। मतलब क्या हो रहा है सेंट्रलाइजेशन में, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के डिसीजंस करने के सारे पावर अगर अंबानी जी ले लेते हैं, बोलते हैं मुकेश अंबानी मैं लूंगा, तो इसको बोला जाएगा सेंट्रलाइजेशन। पावर और अथॉरिटी एक ही हाथ में या कुछ हाथ में अंबानी के हाथ में ही रहेंगे। चाहे वो आउटलेट रिलायंस का आपके नीमच सिटी में ओपन हो और नीमच सिटी का कोई डिसीजन लेना हो, छोटा सा डिसीजन लेना हो, तो भी वो अंबानी जी को फोन करके परमिशन लेने बिना आप नहीं कर पाओगे। इसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन, बिना उनकी परमिशन के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इवन एंड सिस्टमेटिक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आपने अथॉरिटी को इवन और सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है, कि भैया इस लेवल पे ये आपको अथॉरिटी, इस लेवल पे ये अथॉरिटी, इस लेवल पे ये अथॉरिटी, और इवनली और सिस्टमेटिकली वो कर दिया। मतलब अब क्या किया है अंबानी जी ने अब कोई एमपी स्टेट है तो एमपी स्टेट के हेड बना दिया, हेड को बोला कि एमपी स्टेट में जितना भी हमारे आउटलेट्स हैं उसका ध्यान तुम्हें रखना है, उनके मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना है। अब उसके बाद में रीजनल बना दिया, इंदौर से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर आ रहे हैं, रिलायंस के, रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ या कुछ भी हुआ, रिलायंस फ्रेश हुआ, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। नीमच मंदसौर एरिया के लिए एक हेड हो गया है, यहाँ पे रीजन एक बना दिया है इसको। फिर उसके बाद में जो स्टोर का मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, फिर स्टोर के मैनेजर के अंदर असिस्टेंट मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। आप क्या करते जा रहे हो, आप डिसेंट्रलाइज करते जा रहे हो आपके पावर को, आपकी अथॉरिटी, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का नुकसान क्या है, सेंट्रलाइजेशन का नुकसान ये है कि जब आप सारे ही पावर अपने हाथ में ले लेते हो तो हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास परमिशन लेने हर बंदा आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो अथॉरिटी का, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि फिलहाल जो मैनेजर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर, आई कैन से दैट द पर्टिकुलर स्टोर, तो वो उसका डिसीजन ले लेगा। अब सेंट्रलाइजेशन का एक फायदा क्या है, पावर आपके हाथ में रहती है तो मिस यूज नहीं कर सकता कोई दूसरा आपकी दी हुई पावर का, दैट इज अथॉरिटी का। डिसेंट्रलाइजेशन का नुकसान क्या लगता है, डिसेंट्रलाइजेशन का नुकसान ये है कि अगर आप पावर को बांट देते हो तो आपकी पावर कम हो जाती है, मतलब कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आपको लेने चाहिए थे पर वो अपने बिहाफ पे ले लेता है, आपने अगर पावर दे दी। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि सर डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं अच्छा है पर कहीं ना कहीं बुरा है, सेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं अच्छा है कहीं ना कहीं बुरा है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, द मिक्सअप ऑफ द बोथ, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का दोनों का मिक्स रखो। मतलब कुछ ऐसे पावर और अथॉरिटी जो सेंट्रल लेवल पे टॉप में लेवल को ही, टॉप मैनेजमेंट को ही लेना चाहिए। जैसे कि रिलायंस के केस में कहता हूं इश्यू ऑफ शेयर्स का डिसीजन, इश्यू ऑफ शेयर्स का डिसीजन कौन लेगा, भैया अंबानी जी लेंगे। कंपनी का एक्सपांशन करना है, कंपनी को एमएन मतलब फॉरेन में भी आउटलेट्स डालने हैं, कौन लेगा, अंबानी जी लेंगे। कंपनी न्यू बिजनेस में जा रही है, जैसे जियो का डिसीजन था अंबानी जी ने लिया, तो ये सारे डिसीजन सेंट्रलाइज करो। डिसेंट्रलाइज कौन से डिसीजन करो यार, आउटलेट है, आउटलेट पे मान लो कोई बाई रखना है, एम्प्लॉइज रखना है छोटा लेवल पे, लोअर लेवल पे, ठीक है ना, उनको अथॉरिटी दे दो मैनेजर को, जैसा तुमको ठीक लगे, सैलरी वैलरी तो तुम तुम्हारे हिसाब से देना, सैलरी का चालान ऊपर पहुंचा देना, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुड्स कुछ रखना है आपको, आपको लगता है कुछ गुड्स जो है ऐसे जो यहाँ पे सेलेबल नहीं है, यहाँ पे सेल नहीं होती उसकी, आपको लगता है आप स्टॉक से हटा दो। आपको लगता है नहीं यार सर ये वाली चीजें जो है ये हमारे स्टोर में होनी चाहिए, रिलायंस फ्रेश में होनी चाहिए सर, यहाँ पे लोग यूज करते हैं, तो उसको रिलायंस फ्रेश इंक्लूड करेगा, मैनेजर उसके लिए डिसीजन ले ले, ठीक है। तो ये क्या करोगे, मिक्स
करना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का ये बेनिफिशियल होता है। बहुत सारी चीजें आपके इसमें है। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन अ मियर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब नहीं है कि आपने लोअर लेवल पे कुछ अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, ये बहुत उससे बहुत ज्यादा है। आप हर लेवल पे, लोअर लेवल पे नहीं कर रहे हो, हर लेवल पे इक्वली और सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो अथॉरिटी का। दूसरा, इट इंप्लाइज द सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को डिस्पर्स तो कर रहे हो आप, फैला तो रहे हो अथॉरिटी को, बट सिलेक्टिवली फैला रहे हो आप। ऐसा नहीं कि पूरा पावर दे दे रहे हो उसका। डिसेंट्रलाइजेशन में पूरा पावर नहीं दे दे रहे हो आप, उसको सिलेक्टिव एरिया दे रहे हो। Decentralization indicates that employees at a middle lower level can assume the responsible for effective implementation of their decision. टॉप लेवल में डिसीजन ले लिया तो उसको क्या करना है, उसको आप बराबर बराबर बांट रहे हो मिडिल और लोअर लेवल पे, और जो पर्सन जिस जिस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको ऑथोराइज किया जा रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बंदे हैं, ये पर्सन हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर द डिसीजन मेकर्स। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन को पता चलता है कि अगर हमें कोई पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी और उनको डिसीजन मेकिंग का पावर भी देना पड़ेगा। टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं वो केयरफुल होते हैं, उनको ये पता होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन में कि कौन से पावर है जो देना है हमें और कौन से पावर है जो नहीं देना है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन बताता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? डेलीगेशन में एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑथोरिटी असाइन कर रहा है और उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और अकाउंटेबिलिटी को शेयर कर रहा है, दैट इज अ डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा आगे बढ़ के काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारे लेवल पे काम कर रहा है। तो जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। एक्सटेंशन क्यों बोला? डेलीगेशन इज अ स्मॉल पार्ट, एक बंदा दूसरे बंदे को डेलीगेट कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारे बंदों में पावर को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसने बोला है कि अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डेलीगेशन है, बट अगर बहुत सारे लोगों में मल्टीप्लाई हो रहा है अथॉरिटी का तो इट इज एन डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन कब कब जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में? हर जगह जरूरी है, क्योंकि एक सुपीरियर ने अगर कोई इंप्लॉय रखा है उसके अंडर में तो वो उसको कुछ ना कुछ वर्क डेलीगेट करेगा, बट ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, ऑथोरिटी देगा। बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर आपको लगता है कि पावर को अगर आपको डिसेंट्रलाइज करना ही है तो करो, नहीं करना है, जैसे कि अगर मान लो कोई शॉपकीपर है, छोटा सा किराना का शॉपकीपर है, उसके पास 3 एम्प्लॉई है, तो वो उनको डेलीगेट तो करेगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को, थोड़ा बहुत अथॉरिटी उसको दे देगा, तो ये डेलीगेशन है, वो कर सकता है। बट छोटी सी दुकान में डिसेंट्रलाइजेशन का कोई जरूरत नहीं है, वो सारा पावर डिसीजन मेकिंग का अपने पास रखेगा, वो नहीं करेगा। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज में सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, वहां डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन से काम चलाया जा सकता है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले इनिशिएटिव क्रिएट होता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि आप उनको क्या दे रहे हो, आप उनको अथॉरिटी दे रहे हो, तो उनको पता है कि जब हमें कहीं से अथॉरिटी मिली, आई एम द मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, आई एम द मैनेजर ऑफ पर्टिकुलर एरिया, आई एम द मैनेजमेंट मैनेजर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, तो वो इनिशिएट करेंगे अच्छा करने के लिए, अच्छा करवाने के लिए इनिशिएट करें। ठीक है, नेक्स्ट चीज, मैनेजरियल टैलेंट को डेवलप होता है फ्यूचर के लिए। क्यों होगा फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट डेवलप? क्यों? क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करना रहेगा। आपको अथॉरिटी तो दे दिया है, पर अथॉरिटी को सही मायने में यूज करना, द राइट वे टू यूज द अथॉरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू गेट द अथॉरिटी। तो आपका टैलेंट वहां डेवलप होगा। नेक्स्ट चीज, क्विक डिसीजन आपको लेना पड़ेंगे बिकॉज यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको डिसेंट्रलाइजेशन में क्या दे रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं आई है। देखो, आपको हमेशा अथॉरिटी नाम की चीज आई है, और अथॉरिटी का मतलब क्या है? आपको पावर दे दिए गए हैं, आपको पावर दिए हैं तभी तो आप क्विक डिसीजंस ले पाओगे। तो पावर के साथ में डिसीजंस लेना ही क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मेन काम। नेक्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट रिलीफ ले सकता है, छोटी छोटी बातों का टेंशन नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, उसने अथॉरिटी को साइमल्टेनियसली पास कर दिया है किसी बंदे के ऊपर। फैसिलिटेट ग्रोथ, बट ऑब्वियसली यार जब आप
क्या करोगे, आपने सबऑर्डिनेट्स को पावर दे दिया है, कुछ सबऑर्डिनेट्स को, तो वो अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छा वर्क करने का कोशिश करेंगे। आपने ओवरबर्डन नहीं किया है किसी भी एम्प्लॉइज को, आपने डुप्लीकेसी ऑफ वर्क को रोका है यहाँ पे, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपकी फैसिलिटेट होगी, ग्रोथ आएगी। और नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल क्यों? क्योंकि आपने डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एम्प्लॉइज को क्या किया है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एम्प्लॉइज को आपने अथॉरिटी दिया है, तो आपको पता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है किस वर्क के लिए। और जब भी अगर वो लूप होल वहां पे रहेगा या टास्क फेल होगा, टास्क विल नॉट कंप्लीट इन फ्यूचर, तो आपको पता होगा कि मुझे किसको जिम्मेदार ठहराना है, कौन उसके लिए अथॉरिटी रखता था। तो ये सारा चीजें हैं जो हमें। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन को एक बार पढ़ना और कंक्लूजन लिख के आना अगर डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के बीच में आता है तो। मैं एक बार रीड करके बता रहा हूँ। As a conclusion, it must be noted that, in spite of the benefit of decentralization, should be applied with a cautious and care, and it leads to disintegration of organization if departments start operating in their own guideline। आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, बहुत अच्छा, बट कभी कभी मैनेजर जो है वो खुद से ही वो डिसीजन लेने लग जाते हैं जिनके लिए वो ऑथोराइज नहीं थे, अनऑथोराइज डिसीजंस लेने लग जाते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। which may be the contrary to the interest of the organization, जो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है इन्वर्टेड कोमा में बोल्ड लेटर्स में, उसको लिख के आना ही है। डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस विद सेंट्रलाइजेशन इन द एरिया ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजंस। जो मैंने आपको बोला है कि वो पॉलिसी डिसीजन जो मेजर है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही लेने चाहिए, उसको सेंट्रलाइज करो, बाकी डिसेंट्रलाइज को बैलेंसिंग करके आप क्या कर सकते हो, आप मेंटेन कर सकते हो इन दोनों का मिक्सअप। ठीक है। इसके बाद डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस बिटवीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखना। उसके बाद क्विक रिवीजन और आपका ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, एंड दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं अपनी तैयारी को, तो अभी स्टार्ट कर दो, बिकॉज एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट। तो हर दिन एक न्यू स्टार्ट आपको मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, अकाउंट्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, मैंने वीडियो लेक्चर्स डाले हुए हैं, अगर आपके पास नहीं है किसी फ्रेंड से लेके देख लो, अपनी तैयारी कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब इस आने वाले दिसंबर मंथ तक में हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो सिलेबस को कंप्लीट करना ही हमारा अभी गोल रहेगा। तो आपको मेरे साथ क्या, मुझसे आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीछे आपका छूटा हुआ है तो उसको भी कवर अप करना है, रिवीजन भी करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व करना है, बिजनेस भी देखना है, अकाउंट्स भी देखना है, इकोनॉमिक्स भी देखना है, हिंदी भी देखना है, इंग्लिश भी देखना है, पी भी देखना है, मैथ्स भी देखना है, तो ये सब कुछ आपको देखना है। तो अब अगर आप नहीं जागे तो बहुत डिले हो जाएगा। सो एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट, जस्ट वेक अप एंड डू इट what your goals will prepared, what the goal prepared by you. So thank you so much, have a good day ahead.